आज मैं रैंडम वेरिएबल्स का थर्ड पार्ट कराने जा रही हूँ, ठीक है। ये लास्ट है, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से करिएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए ये कॉमन डेटा है, ये क्वेश्चंस ये हटा दीजिए, मैंने रैंडम लिए हैं। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है ये कि asymmetric 3-level Miritrade quantizer is to be designed assuming equiprobable occurrence of all quantization levels। इसमें आप देखिए कि ये है आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक असिमेट्रिक 3 रीजन्स दिए हैं। दिस इज योर रीजन 1, this is region 2 and this is region 3. There are 3 regions which are asymmetric in nature, they don't have any symmetry, okay। ये एक मिड ट्रेड क्वांटाइजर है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो इक्वी प्रोबेबल अकरेंस है, यहाँ पे इक्वी प्रोबेबल अकरेंस है ऑफ ऑल दी क्वांटाइजेशन लेवल्स। अब आप इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच रीजन, वो कितना है, हो जाएगा आपका, आप ये रीजन देखिए ये -a to a में है, और यहाँ पे एक्चुअली आपका पीडीएफ ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट मीन्स पीडीएफ। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल -a to a fx of x dx, ओके, इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए fx की वैल्यू कितनी दी है, 1/4, ये रीजन हो गया -a to a, और ये हो जाएगा f of x dx, इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये तो 1/4 ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे ये dx हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस a/4 इज इक्वल टू 1/3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a की वैल्यू 2/3। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, पीडीएफ इज डिवाइडेड द वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a कितनी हो गई, 2/3। एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व हमें जो दिया है, ये जो पीडीएफ जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच रीजन वो 1/3 होगी, क्योंकि 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट उसी का दूसरा पार्ट है द क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर फॉर द क्वांटाइजेशन रीजन बिटवीन -a एंड a इज, इसके लिए क्वांटाइजेशन नॉइज पावर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड दिस विल बी इंटीग्रल -a to a ऑफ x स्क्वायर f of x dx, यही होगा। अब आप इसमें देखिए अगर ये इवन है तो ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a x स्क्वायर ऑफ fx की वैल्यू 1/4 dx है, तो ये वैल्यू 1/2, और ये x³ और ये 0 to a, तो ये वैल्यू 1/6 इंटू a³, ओके, ये वैल्यू आएगी। अगर देखे जाए, नहीं इसमें बोला है क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, हमने ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a x स्क्वायर किया है, लेकिन अब आप इसमें सॉरी यहाँ पे आप a की वैल्यू रख सकते हैं ना, a की वैल्यू कितनी है, 2/3 का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू 2/3 थी ना, तो ये 8/3 3 जा 9 3 जा 27, तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, सो इट विल बी हाउ मच, 4/81। तो आंसर आपका कितना आएगा, क्या ये इजी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है A zero mean wide Gaussian noise is passed through an ideal low pass filter। कोई एक आइडियल लो पास फिल्टर है, इसके थ्रू एक जीरो मीन दैट मीन्स ये दिस इज योर मीन, ओके, मीन को जनरली x बार से भी डिनोट करते हैं। सो जीरो मीन वाइड गॉसियन नॉइज इज पास थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर जिसकी बैंडविड्थ कितनी है, 10 किलोहर्ट्ज। द आउटपुट इज देन यूनिफॉर्मली सैम्पल्ड with sampling period Ts is equal to 0.03 millisecond। The samples so obtained would be, जो आपने एक जीरो मीन का जो नॉइज था उसको आपने एक आइडियल लो पास फिल्टर के थ्रू आपने इसको पास किया, तो आइडियल लो पास फिल्टर की जो बैंडविड्थ है 10 किलो हर्ट्ज है, दैट मीन्स दिस फिल्टर इज ओनली एबल टू पास द फ्रीक्वेंसी whose band is restricted to 10 kilohertz, 10 kilohertz से ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी को नहीं पास करेगा। तो सैम्पलिंग पीरियड 0.03 मिली सेकेंड्स है, तो जो सैंपल्स मिलेंगे क्या वो कॉरिलेटेड होंगे, एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगे, अनकॉरिलेटेड होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे। सी अगर आप व्हाइट नॉइज को सैंपल करते हैं, नो मैटर हाउ क्लोजली इन टाइम द सैंपल्स आर टेकन,
मतलब कितना भी टाइम आपका एक दूसरे से कितना भी रिजेंबल क्यों ना करता हो, जैसे इंटरवल बिटवीन डिफरेंट सैंपल्स इज एज क्लोज एज पॉसिबल। अगर मान लीजिए 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन ये 0.03 है, तो ये 0.03 ले लिया या 0.02 ले लिया। सो नो मैटर हाउ मच क्लोजली इन टाइम द सैंपल्स आर बीइंग टेकन, दे वो अनकोरिलेटेड होंगे। बट इफ व्हाइट नॉइज इज गॉसियन, तो सैंपल्स क्या होंगे, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, statistically independent which will do not depend on each other। ठीक है, अगर एक दूसरे के टाइम डिफरेंस आपस में काफी मतलब क्लोजली इन टाइम आप सैंपल्स को चूज करके ले रहे हो, तो वो वाइट नॉइज गॉसियन है। तब भी जितना भी आप सैंपल क्लोजली इन टाइम ले रहे हो वो अनकोरिलेटेड होगा, वो अनकोरिलेटेड होगा, लेकिन अंत में वो स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होगा फॉर AWG। ओके, नेक्स्ट है, it is desired to generate a stochastic process with PSD by driving a LTI linear time invariant system by zero mean white Gaussian noise as voltage process with PSD। PSD आप देख लीजिए, SXF ले लो और SX ओमेगा being constant, the system which can perform the desired task could be। अभी इसमें पूछ रहा है ये कौन सा फिल्टर होगा। सी, इस क्वेश्चन में आप देखिए, जब ये एस एस आपको दिया है इतना, तो क्या मैं एच एस नहीं लिख सकती, एस क्या है, जे ओमेगा, क्या मैं इसको लिख नहीं सकती हूँ कि ये आपका 4/4 प्लस एस हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, दोनों को आप अगर मैच करें तो ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इसने बोला है पीएचडी इसका कांस्टेंट है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू मॉड एच ऑफ ओमेगा का स्क्वायर इंटू एस एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये बोल रहा है कि पीएचडी जो है आपका विद पीएचडी बीइंग कांस्टेंट इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि ये जो पीएचडी है ये आपका 1 के इक्वल है, यही तो बोला है ना इनपुट। तो ये विद पीएचडी, हाँ, तो यहाँ पे ये आपका कौन सा फिल्टर होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास आरएल फिल्टर होगा। अब उसी का ही कह रहा है, ये क्वेश्चन फोर्थ है, इसको आप फोर्थ कर लीजिए। द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम ऑब्टेन्ड इन द अबव क्वेश्चन वुड बी, देखिए ये तो सिंपल है, यहाँ पे आप एल कर लो और यहाँ पे आप आर कर लो, तो एच ऑफ जे ओमेगा कितना हो जाएगा, एच ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा आर बाई आर प्लस जे ओमेगा एल। दैट मीन्स मैं एस इज इक्वल टू जे ओमेगा लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो आप जो आपके पास एच ऑफ एस आया वो कितना था, 4/4 प्लस एस। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, फोर्थ का ए। ओके, नेक्स्ट है, इफ ई डिनोट्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज, सी sigma of x square is the variance, so it will be equal to e of x square minus e square of x। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि AC पावर इज इक्वल टू टोटल पावर माइनस DC पावर। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If R tau is the autocorrelation function of a real wide sense stationary WSS random process, then which of the following is not true? C, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है आपका, ये गलत है। ये क्यों गलत है, ये तीनों ऑल आर ए बी एंड डी ऑल आर ट्रू, ये गलत है। तो दैट मीन्स ये आपका नॉट करेक्ट आएगा, क्योंकि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है इट इज एन इवन फंक्शन, और ये जो ऑप्शन में दिया है ये ऑड फंक्शन है, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट है पीएचडी, देखिए पीएचडी विच ऑफ द, ये बिकॉज पीएचडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज शोन इन फिगर सी। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, तो ये इसकी इक्वेशन कितनी होगी, देखिए ये हो जाएगा, अगर ये दोनों पे स्लोप पे मीट कर रहे हैं ना, तो आप इसको लिख सकते हो t+1 ऑफ u t+1 माइनस ट्वाइस ऑफ टी यू टी एंड प्लस t-1 ut माइनस। नेटवर्क एनालिसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फंक्शन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो ये t+1 कहाँ से आया, लेफ्ट हैंड साइड में इस -1 पॉइंट को t-1 नहीं t+1 बोलते हैं ना। फिर ये दोनों स्लोप पे मिलेगा, ये tut हो जाएगा, ये भी tut हो जाएगा, और -2 2ut हो जाएगा।
अभी मैं आपको इतना ज़्यादा इसकी क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, आपको पता होगा। CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना हो जाएगा? इट विल बी f of x is equal to integral minus infinity to x of f x x dx। तो अगर आप देखिए इंटीग्रल ऑफ इंक्रीजिंग रैम्प सिग्नल, एक्चुअली ये रैम्प सिग्नल है ना, दिस इज योर रैम्प सिग्नल। आर टी इज इक्वल टू क्या होता है? टी यू टी होता है ना, फॉर ऑल टी पॉजिटिव, यही होता है ना, ये रैम्प सिग्नल होता है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर कुछ ये हो रहा है, फिर इसको करने के लिए कुछ ऐसा जा रहा है, ये आप चेक कीजिए ऐसे ही जाता है ना। तो अब आप इसमें देखिए कि इंटीग्रल जब हम इंक्रीजिंग रैम्प सिग्नल का करेंगे तो ये क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ना, d by dt of t is 1 and integral t dt is what, t square by 2। तो ये पैराबोलिक होता है ना। सो इंटीग्रल ऑफ इंक्रीजिंग रैम्प सिग्नल जो होता है, इंटीग्रल ऑफ इंक्रीजिंग, आरटी मतलब रैम्प सिग्नल, इंटीग्रल ऑफ इंक्रीजिंग रैम्प सिग्नल, वो क्या होता है? इंक्रीजिंग पैराबोला, वो होता है इंक्रीजिंग पैराबोला। और डिक्रीजिंग रैम्प सिग्नल का क्या होता है? डिक्रीजिंग पैराबोला। तो फ्रॉम दिस आपका CDF पूछा है क्वेश्चन में, तो अगर आप आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पैराबोलिक नेचर किसका आ रहा है? आपका ए ऑप्शन का आ रहा है। ये देखिए उभरा हुआ सा है ना बिल्कुल यहाँ पे, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपका PDF है, दिस इज योर PDF, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? एरिया अंडर द PDF कर्व इज ऑलवेज यूनिटी, सो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, अब आप इसमें देखिए इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज योर m e टू द पावर -2 mod x, ओके, प्लस n e टू द पावर -3 mod x dx is equal to 1। ये for the real random variable over the entire axis, m and n are both positive real numbers, ये positive real numbers है। तो equation relating आपको बताना है, क्योंकि area under the curve is unity, तो ये वैल्यू जो है PDF यहाँ आप रखोगे तो ये वैल्यू आ गई। अब आप इसमें देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, twice integral 0 to infinity and it will be m e minus 2x plus n e minus 3x, ओके। एंड आप इसको देखिए, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, दिस विल बी, मैं इसको यहाँ पे करूँगी तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रल करें जरा, कितना आएगा? m ऑफ e टू द पावर -2x by -2 एंड इट इज 0 to infinity प्लस n e टू द पावर -3x by -3 इंटीग्रल 0 to infinity इज इक्वल टू 1/2। ये वाली कितनी हो जाएगी? -m/2 e माइनस इन्फिनिटी। देखिए ये जो आपका मैग्नीट्यूड है -2 mod x, ठीक है, mod x इज इक्वल टू x फॉर x पॉजिटिव एंड -x फॉर x नेगेटिव, यही वैल्यू होगा ना। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास x इज पॉजिटिव n इज नेगेटिव, e -2 एंड हाँ जी, तो ये आपका इतना हो जाएगा एंड माइनस e -0 एंड प्लस अगेन n ऑफ -3, और ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर -3 infinity and minus e -0 is equal to half। e minus infinity is what? e minus infinity is 0 and this will be 1, so this is -m/2 and this is 0 minus 1 and minus n/3 and ये वाली भी 0 minus 1 is equal to 1/2 हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? m/2 plus n/3 is equal to 1/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 3m plus 2n is equal to 1/2। ये हो गया। तो आप कितना लिख सकते हैं इसको? m plus 2n/3 is equal to 1। तो ये कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन, दिस विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉइज विद डबल साइडेड पीएसडी ऑफ के ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज इज पास थ्रू ए आरसी लो पास फिल्टर विद 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफसी।
द नॉइज पावर एट द फिल्टर आउटपुट। सबसे पहले तो आप देखिए नॉइज विद डबल साइडेड पीएचडी ऑफ के ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज। दैट मीन्स आप ये देखिए इट इज एन अनवांटेड सिग्नल। डबल साइडेड पीएचडी, अगर ये AWGN है तो इसका जो पीएचडी होगा वो क्या होगा, इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके। एंड इट इज पास्ड थ्रू अ लो RC पीएचडी ऑफ के। सो यहाँ पे ये आपको K दिया है, इट इज पास थ्रू ओवर ए RC लो पास फिल्टर विथ 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ FC। सो नॉइज पावर पूछा है एट द फिल्टर आउटपुट। सी, हम पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। जो HF होगा वो होगा आपका, सिंपल सी बात है, ये लो पास फिल्टर है तो ये R और C होगा। आप इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालिए तो कितना होगा, V आउटपुट बाय V इनपुट, दैट मीन्स इट विल बी 1/CS बाय R प्लस 1/CS। जब मैं इसको लिखूंगी सो इट विल बी 1/1 प्लस J 2πf RC, यही होगा ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 1/1 प्लस J F अपॉन FC, यही लिखूंगी ना। अब मैं क्या करूंगी, मैग्नीट्यूड लूंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ HF स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे आप इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ये FC बाय FC प्लस JF हो जाएगा ना। उसके बाद आप इसको देखिए क्या से लिखेंगे, ये होगा FC स्क्वायर बाय F स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। अब ये देखिए आउटपुट पीएचडी, मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका आउटपुट पीएचडी होगा इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ HF स्क्वायर इनटू इनपुट पीएचडी। अब या तो आप इसको इनपुट ओमेगा कर लो या F कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ HF स्क्वायर, देखिए ये होगा FC स्क्वायर बाय F स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर इनटू K, ओके। अब आप इसमें देखिए जब हम आउटपुट नॉइज पावर निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था S नॉट ओमेगा इज इक्वल टू पावर पर यूनिट बैंडविड्थ। तो PN नॉट इज इक्वल टू S नॉट ओमेगा इंटू बैंडविड्थ। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। PhD इंटू बैंडविड्थ होगा, दैट मीन्स हम इसको कैसे निकालेंगे, जो आउटपुट नॉइज पावर होगा वो होगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आउटपुट PhD S नॉट ओमेगा इंटू DF। आप इसको लिख सकते हैं, आउटपुट PhD को आप FE लिखो, ठीक है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी FC स्क्वायर बाय F स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर और ये DF हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए जरा, ये एक फॉर्मूला होता है ना, क्या पढ़ा है आपने, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो जब आप इंटीग्रल करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे इसका उल्टा रखिए, आप यहाँ पे FC की वैल्यू tan थीटा रखिए। जब आप इसकी वैल्यू tan थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू आप खुद ही देख लीजिए कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय यू जस्ट नहीं सॉरी FC tan थीटा, पुट F इज इक्वल टू FC tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, K इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी FC स्क्वायर बाय FC स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो गया आपका DF कितना हो जाएगा, FC डी बाई tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक, ये तो खुद ही सेक स्क्वायर थीटा होता है, मैं आपको फालतू में ये बता रही हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी DF के कंपैरिजन में, सॉरी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी FC सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आप खुद ही देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, और ये आप लिमिट्स भी तो चेंज करेंगे, आप लिमिट भी तो चेंज करेंगे। थीटा की वैल्यू जो है आप जब इसमें थीटा की वैल्यू tan, देखिए एक है tan जीरो कितना होता है, tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो हम यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे आप इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे तो कितना आंसर आएगा, K ऑफ पाई FC, ठीक है। ये आप इतना मैथ्स का काम खुद करेंगे, मेरा काम नहीं है, ठीक है। ये आप चेक कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा पाई FC, ठीक है।
ये पूरा ये देखिए, ये इतना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2008 गेट में आया है। अब इसी तरीका का 12th क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए ना, जब आप इसमें लिमिट्स को देखेंगे तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस के इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर ये समथिंग 1 बाई सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा हो गया। तो अब थीटा की वैल्यू जब आप रखेंगे इसमें, कितनी रखेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ सी tan 90 और tan 180 कितना होगा, ये आप मुझे लिख के बताएंगे, चेक, ये आपका होमवर्क है। माइनस होमवर्क इज, व्हाट इज योर होमवर्क, what will be the limit of this infinity and minus infinity when I going to put f is equal to fc tan theta, so that I could get the answer this k pi fc. This is your homework. Okay, a white noise process xt with two-sided PSD is input to a filter whose magnitude squared response is. Magnitude मतलब generally हम इसकी बात कर रहे हैं ना। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, अब PSD जो व्हाइट नॉइज का है वो आपको इतना दिया है, हमने इसको क्या मान लिया कि जो PSD है व्हाइट नॉइज का वो आपका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻10 वॉट पर हर्ट्ज। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इसको मैंने के बोल दिया। तो PSD जो आउटपुट का होगा, अगर ये आपका जो PSD है व्हाइट नॉइज का है, ये आउटपुट का जो होगा वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एच एफ स्क्वायर एस एन आई, आप इसको भी एफ ही लिखिए, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है मैंने इसको के माना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर, मॉड ऑफ एच एफ स्क्वायर डॉट के। अब आउटपुट नॉइज पावर कैसे निकालेंगे आप, इंटीग्रल माइनस एफ नॉट टू एफ नॉट, यही लेंगे ना, एस नॉट एफ डी एफ, यही होगा ये। फिर ये कितना होगा, के टाइम्स ऑफ एरिया अंडर मॉड एच एफ स्क्वायर कर्व। अब आप इसमें देखिए के इंटू एरिया कितना आएगा इसका, ट्वाइस इंटू ये ट्राइंगल है ना, तो ये तो बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो ट्वाइस इंटू ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी के एंड दिस विल बी बेस इज व्हाट, हाउ मच इट इज, देखिए ये आपका कितना है, ये मैंने इसको जो माना है, दिस इज योर माइनस एफ नॉट एंड दिस इज योर प्लस एफ नॉट, ओके। तो मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया के एफ नॉट इंटू हाइट कितनी दी है 1, दिस इज योर हाइट, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा के आपका कितना दिया है 10⁻⁻10 और एफ नॉट कितना दिया है 10 इंटू 10 क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली देखिए, if the PSD of stationary random process is a sinc squared function of frequency, then the shape of autocorrelation function is, देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जो PSD होता है, मतलब जो SXF है या जो RX टाउ है, ये आपस में फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होते हैं। तो जो PSD होगा इट विल बी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ R टाउ, ये आपने पढ़ा होगा सिग्नल सिस्टम में कि एस एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर एक्स टाउ ई माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ, यही होगा ना। तो अब आप इसमें देखिए, जब आप if the PSD of stationary random process is a sinc squared, अब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, जैसे ये है आपने इसका लिया ट्राइंगुलर, ये तो ये कितना आएगा, सिंक स्क्वायर फंक्शन ही तो आएगा। मैंने आपको ये सी द लास्ट क्वेश्चन, इफ द PSD ऑफ स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस इज अ सिंक स्क्वायर्ड फंक्शन, ये क्या है, सिंक स्क्वायर्ड फंक्शन है, तो इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होगा, इट विल बी योर ट्राइंगुलर फंक्शन, ये ट्राइंगुलर फंक्शन होगा ना, ये मैंने बताया भी है, तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन, ओके। तो ये अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगे, कृपा करके इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इकट्ठे ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, कोई अगर करा भी रहा होगा गेट के एक्सपर्ट्स तो वो एक क्वेश्चन एक ही टाइम कराते हैं। मैं आपका इतना टाइम नहीं लूंगी ना कि एक क्वेश्चन एक ही टाइम कराऊं, तो वो फिर काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो मैं आपको इसी टाइम में इतने करा रही हूँ, इसको अच्छे से करिए और मुझे ये लिमिट बताइएगा, इसकी लिमिट क्या होगी। समझिए कि मैं भूल गई हूँ और मुझे चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन इफ आई पुट f is equal to fc tan theta. Okay, till then take care, goodbye.